साथियों नमस्कार। मैं आशुतोष उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एजुलॉजी। एजुलॉजी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर बहुत सारी वीडियोस आपके ज्ञान प्रसार के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल का जो मोटो है लर्न एवरीथिंग, उसका बेसिक जो मकसद है वो यही है कि हर एक व्यक्ति जो इस YouTube चैनल पर आकर मेरी वीडियोस को देखता है वो हर एक चीज़ में परफेक्ट बने, हर एक चीज़ का ज्ञान उसे कम से कम हर एक चीज़ का ज्ञान लेकर जाए और परफेक्ट या मास्टरी जिसमें उसे पसंद आती हो उसमें वो मास्टरी हासिल करे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने पहले इंग्लिश लैंग्वेज, फिर जोंखा लैंग्वेज, बीच में कुछ फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस भी डाली और अभी से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा सेविंग या इन्वेस्टिंग। देखिए, सेविंग या इन्वेस्टिंग हमारे आम आदमी की लाइफ का, या एक आम आदमी ना कहें बल्कि हर एक आदमी की लाइफ का एक बहुत बेहतरीन पार्ट है। इसके बिना जीवन में सफल होना, जीवन में सफलता हासिल करना और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना लगभग नामुमकिन वाली बात है। ऐसी बात नहीं है कि केवल ज़्यादा पैसे कमा कर ही आप बड़े आदमी या अमीर आदमी बन सकते हैं। हाँ, कुछ चांस हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा कि यदि आप कम सैलरी वाले भी हैं, कम पैसे भी कमा रहे हैं, तब भी उसमें से भी आप कुछ बचा करके एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा इस सीरीज में और आपको ज़रूर पसंद आएगी, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो यदि आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप सबको टाइम से मिल सके। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक नाउ। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। बेसिक कंसेप्ट है जो हमारी एक आम आदमी की लाइफ का, वो क्या है, वो क्या होता है, हमें कुछ इनकम प्राप्त होती है। इनकम इन द सेंस कुछ पैसे प्राप्त होते हैं, चाहे वो आप किससे ले सकते हैं, क्या किस किस चीज़ से आपको इनकम प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले आपकी आ जाती है सैलरी। यदि आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको सैलरी मिल रही होगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजनेस से कुछ पैसा जनरेट हो रहा होगा। यदि आप खेती करते हैं तो आपको एग्रीकल्चर से कोई इनकम जनरेट हो रही होगी। तो उसके बाद आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो आपसे उसका इंटरेस्ट आपको प्राप्त हो रहा होगा। तो किस ये इनकम के सोर्सेज हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम एक आम आदमी या एक आदमी की लाइफ में क्या क्या हो सकते हैं, उसकी सैलरी हो सकती है, उसका बिजनेस हो सकता है, उसकी एग्रीकल्चर हो सकते हैं, उसका दिया हुआ लोन, उससे प्राप्त इंटरेस्ट हो सकता है। तो ये 3-4 चीजें उसकी लाइफ में जो है मायने रखती हैं एज ए इनकम। उसके बाद वो क्या करता है, जब उसे इनकम प्राप्त हो जाती है तो वो एक्सपेंड करता है, कुछ चीज़ों पे खर्च करता है। कुछ निहायती जरूरी होती हैं और कुछ लग्जरी के रूप में भी इस्तेमाल की जाती हैं। आप एक्सपेंडिचर के तौर पे किसी किसी ले सकते हैं, जैसे आपकी हेल्थ हो सकती है, आप अपनी हेल्थ पर खर्च करते हैं, आप अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करते हैं तो बच्चों की एजुकेशन हो सकती है। उसके बाद आप एंटरटेनमेंट पर खर्च करते हैं, मूवी देखने चले गए, किसी सर्कस में चले गए, कुछ शो देखने चले गए, ये सब क्या है, एंटरटेनमेंट के साधन है। आप मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, टीवी देखते हैं, ये सब क्या है, आपके एंटरटेनमेंट के साधन है। तो आपने क्या किया, उस पर खर्च कर दिया। उसके बाद आप लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, वहां पर भी आप एक्सपेंड करते हैं। जैसे आपने कार ले ली, कोई ऐसी सुविधा जो आप नहीं यूज भी कर रहे हैं फिर भी आपने लेकर रख ली, उस तरह से आप लग्जरी की लाइफ में आ जाती है। या फिर हमारी डेली नीड्स आ जाती हैं, खाने पीने से लेकर हर एक वो चीज जो आप डेली यूज करते हैं। तो इस तरह से हर एक आदमी की लाइफ में 2 बेसिक पार्ट हैं जो पैसे से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, वो है इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर, तो इनकम में इस तरह से आपको करना। तो फिर सेविंग क्या है, जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर का पता लग गया तो सेविंग बेसिकली क्या हुआ, जो आपकी इनकम है उसमें से आपने एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपकी सेविंग निकल के आएगी। अब ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और यदि आप इनकम से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आपकी नेगेटिव होगी, और यदि आप इनकम से कम खर्च कर रहे हैं तो आपकी पॉजिटिव होगी। तो बेसिकली हम पॉजिटिव की बात करेंगे क्योंकि सेविंग वही होगी जो पॉजिटिव होगी, जब आप इनकम ज्यादा ले रहे हैं और उसमें से कुछ एक्सपेंड कम करके कुछ फ्यूचर के लिए बचा रहे हैं। आपने इससे रिलेटेड बहुत सारे कोट्स पढ़े होंगे, 1-2 कोट्स का उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जैसे पहला है, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। ये एक बहुत फेमस कोट है सेविंग से रिलेटेड और उसकी महत्ता को बताता है कि कितना महत्वपूर्ण है जीवन में सेविंग करना। दूसरा है, सेव मनी एंड मनी विल डेफिनेटली सेव यू, सेव मनी एंड मनी विल डेफिनेटली सेव यू। तो इस तरह से कुछ कोट्स हैं, मोटिवेशन के तौर पे आप इन्हें ले सकते हैं। अच्छा, सेविंग फिर जरूरी क्यों है, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आ जाता है कि सेविंग जरूरी क्यों है।
देखिए, पहले भी मैंने आपको उदाहरण दी, सबसे पहले आ जाता है हम फ्यूचर के लिए बचाते हैं। मतलब फ्यूचर में कोई ऐसी, भगवान ना करे, कोई सिचुएशन आ जाए, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जहां पर आपको पैसों की जरूरत पड़े, यदि आप सेव नहीं करेंगे तो आप उसको बचा नहीं पाएंगे, अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। दूसरा, आपके कुछ लॉन्ग टर्म गोल है, बच्चों की शादी हो सकती है, उनकी बड़ी एजुकेशन हो सकती है, विदेश में जाना हो सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनको आप प्लान कर सकते हो। फिर है, आपके पास पैसा है, अब पैसे को रख के तो कोई फायदा है नहीं, तो उसको ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं कि भाई हमारा जो पैसा है उसको क्या करें, हम ग्रो करें ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में हमें थोड़ा सा बढ़ के फायदा दे सके। उसके बाद अपने चाइल्ड एजुकेशन मैंने बता दिया, हेल्थ है, और बेटर अपनी जो लाइफ है उसको बेटर बनाने के लिए आप सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड ऑफ सेविंग, मतलब हम सेविंग के क्या क्या तरीके अपनाते हैं। देखिए, इसमें भी दो तरीके अपना सकते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी। मतलब ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने समय से लोग अपना रहे हैं, कंटेम्प्रेरी मॉडर्न मतलब अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है या मॉडर्न जो सुविधाएं मिल रही हैं बैंकों और उन सब चीजों की तरफ से, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल में क्या क्या आ जाता है, आप खुद के पास जो भी पैसे, आपके 100 रुपए आपकी इनकम है, आपने 90 रुपए खर्च कर दिए, 10 रुपए अपनी जेब में रख लिए, एक सेविंग है, अगले महीने फिर 10 बचेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, इस तरह से जुड़ता चला जाएगा पैसे। दूसरा है हमारी जो लेडीज हैं, पुराने समय में लेडीज हुआ करती थी, आपने देखा होगा, वो बचत करती थी आपके दिए हुए पैसों से। मतलब आपने अगर बोला कि 10 रुपए की सब्जी आएगी, 100 रुपए की सब्जी आएगी, तो जो है बार्गेनिंग करके 90 रुपए की लेके आएंगी, आपको 100 की ही बताएंगी, 10 रुपए अपने पास सेव करेंगे। तो वो भी एक सेविंग का तरीका हो सकता है बिना बताए, जिसमें आप जुड़ते नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में वो आपको काम दे सकती हैं या बता सकती हैं। तीसरा जो आ जाता है वो होता है बैंक वगैरह में या साहूकार के आप जब दे देते हैं कि भाई चलो बैंक में रख दिया, थोड़ा बहुत अपना उसमें ब्याज मिलता रहेगा। सिंपल तरीके से जो बैंक ब्याज देता है, आपके सेविंग अकाउंट में जो ब्याज देता है, ये भी थोड़ा सा मॉडर्न कम ट्रेडिशनल कम कंटेम्प्रेरी एक मेथड माना जा सकता है। फिर जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, मॉडर्न जो तरीके आ गए हैं सेव करने के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ गया है बैंक। बैंक में सिंपल मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एमओडी बैलेंस की। कुछ बैंक ऐसी सुविधा देते हैं कुछ सेविंग अकाउंट्स पर कि वो आपको कुछ पैसे को एक निश्चित तारीख के बाद एक एफडी में कन्वर्ट कर देंगे, आपके बचे हुए पैसे को एफडी में कन्वर्ट कर देंगे, और उसमें एफडी का इंटरेस्ट रेट आपको जितने दिन आप उसमें रखेंगे उतना मिलेगा। यदि आप बीच में जरूरत पड़ जाती है तो आप बीच में से उस पैसे को निकाल भी सकते हैं और अपना यूज कर सकते हैं। जितने दिन आपने उस एमओडी बैलेंस में या एफडी वाले बैलेंस में पैसा रखा होगा, उतने दिन के हिसाब से आपको ब्याज काउंट करेगा और बैंक आपको उतना ब्याज दे देगा। तो ये मॉडर्न तरीका है, बैंक ने सुविधा दी है कि आप अपनी सुविधा ले सकते हैं और जितना पैसा आपने एमओडी में या उस एफडी बैलेंस में रखा होगा, एक निश्चित तारीख के बाद उतना पैसा उसमें चला जाएगा। दूसरा है लॉन्ग टर्म एफडी कर सकते हैं, भाई साल भर की एक निश्चित अमाउंट के लिए, निश्चित निर्धारित अवधि के लिए आप जो है एफडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, उस पर एक अच्छा ब्याज मिल जाएगा सेविंग बैंक के मुकाबले। तीसरा है आप किसी को लोन दे सकते हैं, आप उससे इंटरेस्ट वही कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल वे में मैंने बताया था कि कुछ लोग साहूकार जो है अभी भी चल रहा है वो तरीका कि आप किसी जानने वाले अच्छे खासे जाने माने आदमी, यहाँ पे पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप जो है किसी को उधार दे दीजिए, उससे आप इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए। इसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि यदि आपकी जान पहचान वाले हैं, वापसी आने के चांसेस उतने ही कम या ज्यादा हो जाते हैं। आपकी कैसी रेपो है, इन सब पे डिपेंड करता है। लेने वाले की रेपो क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वो काम कर पाते हैं। तो ये बेसिकली ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद एक तीसरा तरीका या थोड़ा सा मॉडर्न तरीका आप कह सकते हैं, कैपिटल मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट मतलब सेविंग जो है कैसे करेंगे, सेव किया आपने उसको इन्वेस्ट कर देंगे कैपिटल मार्केट में। तो फिर आपके मन में सिंपल सा सवाल आएगा, फिर ये कैपिटल मार्केट क्या है? अभी तक तो हमने शेयर मार्केट सुना था, है ना? तो थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड है, दोनों एक ही तरह के काम करते हैं, थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म का डिफरेंस है। उन्हीं सब जो डाउट्स बनते हैं ना, मेरा बेसिक काम होगा आप सबको उन डाउट्स क्लियर कर देना। तो कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट आप समझ लीजिए। पहले शेयर मार्केट को समझा देता हूं। शेयर मार्केट है क्या भाई? देखिए, दो वर्डों से मिलकर बना है, पहला है शेयर, दूसरा है मार्केट। शेयर का मतलब क्या हुआ, किसी चीज में हिस्सेदारी। कंपनी आपको क्या दे रही है, शेयर दे रही है, हिस्सेदारी है कि भाई आप कंपनी के ओनर बनिए, आप कंपनी के ओनर बनिए। हमारी जो बेसिक चीज है ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की, वो यही है कि हम कंपनी के क्या सोचते हैं, शेयर लिए हमने। जबकि आप क्या बनने जा रहे हो, चाहे आपने एक ही शेयर क्यों नहीं खरीदा है किसी कंपनी का, आप उस कंपनी के ओनर हैं। उतने ही रुपए के आपने शेयर खरीदे हैं, उतने ही % आपकी हिस्सेदारी है, जितने रुपए के आपने शेयर, जितने शेयर आपने उनके खरीदे हैं। तो बेसिकली ध्यान रखना है, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, कैसे खरीदेंगे, कौन से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, ये बहुत बाद की बात है। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि आपको करना कैसे है और होता क्या है। तो आपने क्या किया, ओनर बन गए उसके। अब आप कंपनी का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप उसके हिस्सेदार हैं। आपको बेसिकली क्या करना है, उनके हिस्सेदार हैं। तो आपको चाहे वो लॉस होगा तो आपका, और प्रॉफिट होगा तो भी आपका। प्रॉफिट होगा तो कंपनी आपको दे देगी, लॉस होगा तो आपके अकाउंट से उतने पैसे माइनस हो रहे होंगे, दिखा रहा होगा। फिर मार्केट क्या है, मार्केट बेसिकली आप समझ ही गए होंगे भाई, जहां पर इन चीजों का लेन देन होता हो। आप
सब्जी का मार्केट गए तो सब्जी का लेन देन होगा, शेयर मार्केट गए तो शेयर का लेन देन होता होगा। तो बेसिकली शेयर मार्केट क्या है, किसी कंपनी ने अपनी कंपनी में आपके पैसे लेकर आप उसमें आपको हिस्सेदारी दी, कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप उसके ओनर, एज ए ओनर आपको होगा। और मार्केट मतलब जहां पर इन सबका लेन देन होता हो, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार का हो सकता है। अब यहाँ पे एक मार्केट का नाम जैसे आपने सुना, तो फाइनेंस मार्केट आपने बेसिक बहुत सारे न्यूज चैनल्स में, बहुत सारे अखबार में एक पूरा पेज आता है फाइनेंस मार्केट के बारे में आपने सुना होगा। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको उसका भी दे देता हूं। फाइनेंस मार्केट क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जहां पे जो फाइनेंस से संबंधित लेन देन होता हो, पैसे का लेन देन नहीं होगा, पैसे मतलब कैश में लेन देन नहीं होगा, ये सब क्या है, एक ऑथराइज मनी होगी, उसी के थ्रू आप लेन देन करेंगे या अपने ऑनलाइन अकाउंट से लेन देन करेंगे। तो फाइनेंस मार्केट जो है दो प्रकार के भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है मनी मार्केट और दूसरा आता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का लेन देन जो है वो आप ये मान लीजिए कि 364 दिन तक यानी 365 दिन से कम के लिए होता है। और इसे डील कौन करता है, इसका जो नियंत्रक है, रेगुलेटर है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिलहाल इंडिया की बात चल रही है। तो हमारा फाइनेंस मार्केट दो भागों में विभाजित है, पहला है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार, जिसमें वित्त का लेन देन 1 वर्ष से कम के लिए होता है, यानी जो हम लेन देन करेंगे वो 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए किया जाएगा। दूसरा है कैपिटल मार्केट, जिसमें जो लेन देन होगा 1 वर्ष से लेकर 1 दिन से लेकर और कितने भी दिनों तक लिया जा सकता है, आपकी मर्जी है। इसका नियंत्रक यानी रेगुलेटर कौन है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट के ऊपर एक रेगुलेटर बताया गया है। एक मतलब कह लीजिए आप ओनर है, उस तरह का रेगुलेट करता है, उस पर नियंत्रण रखता है कि कोई गलत काम यहां पे ना हो। जिस तरह बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी प्रकार जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट पर नियंत्रण रखने के लिए क्या बनाया गया, सेबी बनाया गया, जिसकी फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब जो आपको शेयर मार्केट में या आपकी मार्केट में, फाइनेंस मार्केट में बेसिकली बात कर रहा हूं, फाइनेंस मार्केट में जो भी लेन देन होगा, सिक्योरिटी का जो लेन देन होगा, वो सिक्योरिटीज को बेचकर किया जाएगा, लेकर मतलब सेल के या बाय करके किया जाएगा। अब उसको जो बेचने वाला होगा वो बेचेगा और जो लेने वाला होगा वो बोरो करेगा। अब सिक्योरिटी ऐसा है क्या, सिक्योरिटी मार्केट क्यों बोलते हैं, सिक्योरिटी है क्या, सिक्योरिटी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसका अपना एक मूल्य होता है। जैसे आपने नोट देखे हैं, नोट क्या है, कागजी तो है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गारंटी दी है कि जिसके पास ये होगा उतने रुपए के मैं आपको देने की जिम्मेदारी रखता हूं, गारंटी देता हूं। आपने नोट को ध्यान से देखिएगा, कभी उस पर छपा रहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है धारक को 100 रुपये अदा करने की, 50 रुपये अदा करने की जिम्मेदारी, गारंटी देता है। तो इस प्रकार से एक मौद्रिक मूल्य होता है उसका बेसिकली, है ना। तो क्या होगा, मनी वैल्यू होगी उस डॉक्यूमेंट की, उसी को हम बोल देते हैं सिक्योरिटी। तो इसलिए सिक्योरिटी बनाया गया है। अब आपने देख लिया होगा, जब मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो प्राइमरी मार्केट है, जो मतलब बेसिकली मनी मार्केट है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डील करता है। उसमें क्या क्या आता है वो भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। उसमें आएगा क्या, ट्रेजरी बिल आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाने वाला जो मनी मार्केट है, उसमें क्या क्या आते हैं, ट्रेजरी बिल आते हैं, कॉमर्शियल पेपर आते हैं, कंपनी द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आते हैं, जो कि एक एनडीएफसी देती है, यानी एक वित्तीय संस्था होती है, जिसे हम जमा प्रमाण पत्र भी कहते हैं, उस तरह के जारी किए जाते हैं। तो मनी मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी किए जाते हैं। कैपिटल मार्केट में क्या होगा, शेयर जारी किए जाएंगे, कोई कंपनी आपको शेयर देगी, उसके बाद बॉन्ड जारी होते हैं, जो है कंपनी भी बॉन्ड जारी कर देती है और गवर्नमेंट भी बॉन्ड जारी करती है, और डिबेंचर यानी ऋण पत्र, जिसमें हम लोन का डिबेंचर भी कह देते हैं, इस तरह से जारी होते हैं। तो इस तरह से आपको पता लग गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। अब आपको लेके चलता हूं सीधा यहाँ से मनी मार्केट से हटके, जिसकी हम बात करें, जहां पे हमें इन्वेस्ट करना है, वो है पूंजी बाजार, जिसे हम कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। इसमें आपको दो प्रकार के मार्केट देखने को मिलेंगे। पहला होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है, प्राइमरी मार्केट जब कभी भी कोई कंपनी अपने पहली बार शेयर जारी करते हैं, जिसे आपने नाम सुना होगा आईपीओ, फलानी कंपनी का आईपीओ आ गया, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई भी कंपनी कोई पैसा जनरेट करने के लिए अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचती है, तो एक आईपीओ लेके आती है और उससे पैसे जनरेट करती है ताकि अपना बिजनेस बढ़ा सके। तो इसे हम प्राइमरी मार्केट के नाम से जानते हैं। यानी कंपनी से इंडिविजुअल को जब कोई चीज शेयर जारी किए जाते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में जारी किए जाते हैं। उसके बाद फॉलो अप एफपीओ सुना होगा आपने, फॉलो अप पब्लिक ऑफर। इसमें भी आपने क्या देखा होगा कि कंपनी ने पहले से कुछ शेयर जारी किए हुए हैं, अभी और एडिशनल कुछ शेयर जारी करना चाहती है, कुछ और हिस्सेदारी बेचना चाहती है अपनी, तो उसे एफपीओ के नाम जाते हैं। ये भी प्राइमरी मार्केट में ही सेल किए जाते हैं। तो दूसरा जो है सेकेंडरी मार्केट, वो क्या है, पहले से शेयर मौजूद है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल लेन देन हो रहा है, वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो आपने ज्यादातर देखा होगा सेकेंडरी मार्केट में ही जो लेन देन होता है वो बहुत ज्यादा चलता है।
तो प्राइमरी मार्केट में क्या होगा, ये सिर्फ जानकारी है, ऐसा हो फिजिकली हो रहा है वो एक अलग बात है, क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको कि जब आप आईपीओ खरीदेंगे तो वो प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है, जब आप शेयर खरीदें या बेचेंगे तब आप सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो एक एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी ने पहली बार आईपीओ जारी किया तो वो अपनी कंपनी के शेयर जारी कर रही है, तो ये एक इनिशियल पब्लिक ऑफर है, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव इसे हिंदी में कहते हैं। फिर एबीसी कंपनी है, पहली बार को शेयर जारी किए तो दूसरी बार को शेयर लेके आई है तो उसे एफपीओ बोलेंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है, द्वितीयक सार्वजनिक प्रस्ताव इसे कहते हैं। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है। इसका छोटा सा एक उदाहरण आप दे सकते हैं कि आप किसी कंपनी से कोई सामान खरीदना चाहते हैं, फिलिप्स का एक जो है एयर कंडीशनर खरीदना चाहते हैं, फिलिप्स ने आपको जारी कर दिया तो आपने ये प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद आप जो है उस फ्रिज को ओएलएक्स पे डाल देते हैं, तो ओएलएक्स क्या है, सेकेंडरी मार्केट का उदाहरण है। तो ओएलएक्स क्या करेगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल खरीद बेच करेगा, और जब आप किसी दुकान से या किसी कंपनी से खरीद रहे हैं वो एसी, तो वो प्राइमरी मार्केट का हिस्सा बन रहा है। तो आपको जो बेसिक अंतर समझना है, जब आप कंपनी टू इन्वेस्टर जाता है तो वो प्राइमरी मार्केट है, जब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर जाता है तो वो सेकेंडरी मार्केट है। उसके बाद आपको समझना चाहिए कि आपको इन खरीद बेच करने के लिए कुछ एक्सचेंज है, मतलब कुछ मंडियां हैं जिसे आप कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूंगा। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में है, जिसे दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना हुई, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1875 में हुआ, और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप इसे बीएससी के नाम से द्वारा जानते हैं। इसका एक इंडेक्स है, सूचकांक है, जो जिसपे बेस्ड है, जिसपे काम करता है, वो है बीएससी सेंसेक्स, जो कि टॉप 30 ब्लू चिप कंपनियां हैं इंडिया की, वो इस इंडेक्स में काम करती हैं। कौन कौन सी कंपनी है, कैसे आती हैं जाती हैं, इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज सिर्फ आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं कि काम कैसे करता है इन्वेस्टिंग, और हम शेयर मार्केट में किस तरह से आ सकते हैं, या स्टॉक मार्केट में हम किस तरह से हिस्सेदार बन सकते हैं। उसके बाद दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम एनएससी के नाम से जानते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है, ये 1992 में यानी यंगेस्ट है। उसके बाद ये फिरवानी समिति की सलाह पर बनाया गया था। इसका जो सेंसेक्स, इसका जो इंडेक्स है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सेंसिटिव इंडेक्स बोलते हैं, संवेदी सूचकांक जिसपे बेस्ड है, वो है एनएससी का निफ्टी 50। निफ्टी 50 और भी बहुत सारे जो है इसके सूचकांक हैं, लेकिन निफ्टी 50 बहुत फेमस है। इसमें इंडिया की टॉप 50 ब्लू चिप कंपनियों का एक बास्केट है, उसमें से आप इसको डील कर सकते हैं, सारे शेयर को एक साथ खरीद या बेच सकते हैं। उस तरह से पार्टिसिपेट करना है, किस तरह हिस्सा बनाया गया है, उन सब के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, दो वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे, बुल एंड बियर। बुल एंड बियर शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड शब्द है। इसमें आपको बुल जब देखने को मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट में तेजी चल रही है, मार्केट में उछाल आया हुआ है और मार्केट जो है आगे बढ़ रहा है। यदि आपने बियर का नाम सुना तो आप समझ जाइएगा मार्केट में मंदी छाई हुई है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और मार्केट में लोग जो है थोड़े से चिंतित हैं। तो इस तरह से आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप सेबी के बारे में जान लीजिए। जैसे मैंने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज पर नियंत्रण रखने के लिए, इन्वेस्टर्स के पैसे का ध्यान रखने के लिए, कोई ऐसी रूलिंग बनाने के लिए जिससे इन्वेस्टर का पैसा डूबे ना, कोई गलत काम ना हो, उन सबको नियंत्रण रखने के लिए एक रेगुलेटर बैठाया गया है स्टॉक मार्केट पर, उसे कहते हैं सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई और जो एक्ट है सेबी एक्ट वो 1992 में आया। ये एक स्टेचुरी बॉडी है, यानी वैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं फिलहाल, और उसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। तो इस तरह से आपने ये क्या करता है, पूंजी बाजार पर यानी शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखता है। तो अब आपने इन सब चीजों के बारे में समझ लिया होगा, तो बेसिक बात आपको समझ आ गई होगी। अब आपको लिए चलता हूं कि यदि आप आना चाहते हैं इस तरफ, सेविंग जो आपने की है उसको इन्वेस्ट करके और ग्रो कराना चाहते हैं, तो आपको कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। और भी बहुत ट्रेडिशनल तरीके हैं, लेकिन वो कहते हैं मोर रिस्क मोर गेन। कई लोगों को देखा गया कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा फायदा लेकर बनाकर चले गए हैं लोग, और इसके अगेंस्ट ये भी देखा गया है कि बहुत सारा पैसा लोगों ने गंवाया भी है। सही जानकारी का अभाव ही इसका मुख्य कारण बनता है। मेरा काम है जितना मुझे ज्ञान है आप लोगों तक पहुंचा देना, उसके बाद आपने अपना दिमाग भी लगाना है। मेरी किसी सलाह पर आंख मूंझ कर भरोसा नहीं करना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, इस बारे में सोचना है, देखना है, और बेसिक नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूं उसको यूटिलाइजेशन करके यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो बेसिकली मेरी आपको सलाह रहेगी कि पहले अच्छे से पढ़िए, उसको गौर करिए, उसके बारे में समझिए, कंपनी किस तरह से काम करती है, कैसे ये काम करता है। जिस आने वाली वीडियोज में आपको सब बताऊंगा। उसके बाद आपको बहुत सारी जो है रिसर्च मिल जाएंगी, उसके बाद नेट पे बहुत सारा डाटा इसके बारे में पड़ा हुआ है। तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो पैरामीटर आपको बताऊंगा, यदि आप उनको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, यदि हम स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं
आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। इसके भी दो तरीके हैं। पहला इनडायरेक्ट मेथड जो कि बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है डायरेक्ट मेथड। इसके लिए भी बहुत सारे लोग निश्चित रूप से बहुत डेडिकेटेड हैं और काम कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत तीन प्रकार की चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में आपने बहुत सुना होगा, दिन भर ऐड आते रहते हैं टीवी पे, मूवी शो में, उसके बाद नॉर्मल शोज में कि भाई म्यूचुअल फंड जो है अच्छा है, म्यूचुअल फंड अच्छा है, म्यूचुअल फंड अच्छा है। जी हाँ, बहुत अच्छे। म्यूचुअल फंड से बेसिक मतलब आपको समझाऊं, बेसिक मतलब हुआ कि बहुत सारे, एक फंड हाउस है, उसने बहुत सारे लोगों से पैसा लिया और एक फंड मैनेजर बैठाया, वो डेडिकेटेड पर्सन है आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए। वो अपना पूरा दिमाग लगाता है कि आपके पैसे को अच्छी अच्छी कंपनियों में निवेश करके टाइम से निकाला जाए, टाइम से डाला जाए और आपको आगे बढ़ाया जाए। इसमें बहुत सारे फंड आते हैं, आगे आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा। दूसरा है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये इंडेक्स पर बेस्ड एक ऐसा हिस्सा है, मतलब इंडेक्स का हिस्सा है लेकिन बहुत छोटे पैसों में मिल जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में आने के लिए, स्टॉक मार्केट में आने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, उनके लिए बता दूं भाई साहब, आप ETF लेकर आइए, आपको 10 रुपए, 8 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए से भी ETF मिल जाएगा। आप खरीद कर स्टॉक मार्केट में अपने हुनर को आजमा सकते हैं और यदि आप में कला है, आप सीख गए हैं, तो आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो ETF भी एक अच्छा तरीका है शेयर मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करने का। और तीसरा है इंडेक्स फंड्स, जो कि इंडेक्स पर ही बेस्ड होते हैं, आप उन हिसाब से उन पर काम कर सकते हैं। अब आते हैं हम डायरेक्ट मेथड पर। डायरेक्ट मेथड में क्या काम करेगा? डायरेक्ट मेथड में डेडिकेटेड पर्सन एक डेडिकेटेड जो है सुविधा लेकर के, इंस्ट्रूमेंट लेकर के, कंप्यूटर लेकर के, मोबाइल लेकर के बैठते हैं और वो क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। शेयर लिया, बेच दिया, फ्यूचर एंड ऑप्शन किया, लिया, शेयर किया, सी ली, पी ली, ये सब चीजें क्या क्या मैं टर्म यूज कर रहा हूं, इन सब को आने वाली वीडियोस में क्लियर करूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग क्या है? बहुत थोड़े समय के लिए कोई शेयर होल्ड करना होता है, मतलब 10 मिनट 5 मिनट में जो मिल गया, माइनस हुआ माइनस, प्लस हुआ तो प्लस। स्कैल्पिंग कर सकते हैं 5-10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे के लिए होल्ड करते हैं, सेल कर देते हैं। तीसरा आता है BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, यानी आपने कोई शेयर जो है आज लिया है, उसको किसी कैलकुलेशन के आधार पर लिया जाता है, फिर आप वेट करते हैं अगले दिन का, अगले दिन जैसे मार्केट खुलता है वो तेजी या मंदी के साथ खुलता है और आप उस प्रॉफिट या लॉस में उसको बेच देते हैं अपनी कैलकुलेशन के अनुसार। कैसे करते हैं ये मैं नहीं बता रहा हूं, क्या क्या होता है ये आपको समझा रहा हूं कि इस तरह से आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे करना है ये आने वाली वीडियोस में मेरे ज्ञान के अनुसार आपको बताऊंगा, लेकिन आपने आंख मूंद कर, जैसे मैंने पहले बताया, भरोसा नहीं करना है, अच्छे से समझना है, देखना है और उसके बाद ही आपने इन्वेस्ट की तरफ बढ़ना है। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मतलब आपने कोई कंपनी पर भरोसा किया, उसकी अच्छे से स्टडी की, स्टडी करने के बाद आपने सारी चीजें करने के बाद उसको होल्ड कर लिया और 5, 7, 10 साल के लिए उसको होल्ड किया, तो आपका पैसा ग्रो हो जाएगा। आप जो है शेयर मार्केट में एक पार्टिसिपेंट के तौर पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट रह सकते हैं और अपने पैसे को जो सेविंग की है आपने उसको ग्रो कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको आज की वीडियो में जो भी मेरे से बन पड़ा वो आपको समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ। यदि आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं और स्लो करने की कोशिश करूंगा। कोई ऐसे आपके सुझाव हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं आज की वीडियो में बताए गए किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। अच्छा, एक चीज, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा वो जरूर आपको बता के जाऊंगा। अगली जो वीडियो आएगी इस सब्जेक्ट पर, उसमें आपको देखने को मिलेगा बेसिक टर्म्स टू अंडरस्टैंड, मतलब वो सारी टर्म्स जो मैंने बीच में यूज की उनको आपने किस तरह से लेना है, उनका मतलब क्या है, तो वो सारे टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा। फिर आपको देखने को मिला बेसिक ओवरव्यू ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट हम शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट इन इंडेक्स हो गए, फंड्स हो गए, ट्रेडेड फंड्स हो गए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गए, ये कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, सेविंग जो आपने की है उसको आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी मैनी मोर जो है आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए अब आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों को ये ज्ञान जितना बन पाता है वो सीख पाते हैं, सीखने की कोशिश करें। देखिए, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, सेविंग या इन्वेस्टिंग हर एक आदमी की जिम्मेदारी है हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। ये केवल बड़े आदमी या बड़े पैसे वालों का काम नहीं है, उनके लिए उन्होंने आदमी रखे हैं, वो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन एक आम आदमी, एक सैलरीड पर्सन जो इसी पे डिपेंड है, उससे किस तरह से आगे बढ़ना है, मेरा कोशिश रहेगा आप सबको ये समझाने का। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए अपने टाइम को, सब जगह एंजॉय करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।